नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो के अंतर्गत इंडियन इंडस्ट्री के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय उद्योग, किस प्रकार से भारतीय उद्योगों का विकास हुआ है। प्राचीन काल के अंतर्गत भारतीय उद्योग एक विकसित अवस्था के अंतर्गत मिलते थे, कुटीर उद्योग के रूप में विकसित थे, जिनकी विश्व के अंतर्गत एक अलग पहचान थी। तब से लेकर आज तक भारतीय उद्योग ने जो विकास किया है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। एक प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग के बारे में कहा जाता है कि एक आधारभूत उद्योग है। ये भारी कच्चे माल पर आधारित होता है, एक प्रमुख उद्योग है। दूसरे उद्योगों में लौह इस्पात से बने हुए उत्पादों का उपयोग उत्पादन हेतु किया जाता है। जैसे लोहे की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग दूसरे कारखानों में हम करते हैं, नए उत्पाद तैयार करते हैं, तो आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इसे अन्य उद्योगों की जननी भी कहते हैं। बिना लौह इस्पात के दूसरे उद्योगों का विकास संभव नहीं है। एक आलपिन से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें सभी लोहे की बनी होती हैं, जिनका उपयोग दूसरे उद्योगों में हम करते हैं। तो कैसा उद्योग हुआ? आधारभूत। अन्य उद्योगों की जननी इसे कहते हैं। भारत के अंतर्गत प्राचीन काल में भी लौह इस्पात उद्योग एक उन्नत अवस्था में मिलता था। इसके हमें कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर कह सकते हैं कि उन्नत अवस्था में था। भारत में प्राचीन काल के अंतर्गत इस्पात करने की एक उन्नत विधि थी। भारत में लोहे को पिघलाने, ढालने और इस्पात तैयार करने की कला थी। लोहे को पिघलाया जाता था, उसे ढालने की कला हमारे पास थी, और इस्पात बनाने की कला तैयार थी। इसके उदाहरण जो मिलते हैं, एशिया का एक नगर है पश्चिमी एशिया में, जिस नगर का नाम है दमिश्क नगर। दमिश्क नगर की जो तलवार है वो प्रसिद्ध मानी जाती हैं आज भी। ऐसा बताया जाता है कि उन पर जंग नहीं लगती है, तो उच्च कोटि के लौह इस्पात से बनी हुई हैं। ऐसा ही एक उदाहरण दिल्ली के अंतर्गत कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के पास अशोक का एक लौह स्तंभ है। किसका है बेटा? अशोक का है। लौह स्तंभ 1700 वर्ष पुराना बताया जाता है, और ऐसा कहते हैं कि जिस पर आज तक कोई जंग नहीं लगी है, खुले आसमान में खड़ा हुआ है, गर्मी सर्दी बरसात सभी को झेलता है। तो उच्च कोटि का लौह इस्पात भारत में बनता था या नहीं बनता था? प्राचीन काल में बनता था। उन्नत कला हमारे पास थी प्राचीन काल के अंतर्गत, ये उदाहरणों से पता चलता है। आधुनिक काल की बात की जाए, भारत में लौह उद्योग का जो विकास हुआ है किस प्रकार से हुआ? सबसे पहले 1870 के अंतर्गत भारत में आधुनिक लौह इस्पात का कारखाना खोला गया। और आपको पता है कहाँ खोला गया था? पिछले वीडियो में हमने बताया आपको, बर्नपुर कुल्टी। कहाँ पर लगाया गया बेटा? बर्नपुर कुल्टी के अंतर्गत, जो कहाँ पड़ते हैं? पश्चिमी बंगाल में। महत्वपूर्ण लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था एक कंपनी ने, जिस कंपनी का नाम है आयरन वर्क्स कंपनी। झरिया के निकट है। झरिया के पास स्थित है। इस कारखाने को लगा दिया गया।
कुल्टी पश्चिम बंगाल में एक कारखाना कार्य करता है, लेकिन इस कारखाने के अंतर्गत जो लोहा बनाया जाता है वो ध्यान रखना बेटा, ढलवा लोहा तैयार करते हैं बर्नपुर कुल्टी के अंतर्गत। इस लोह इस्पात कारखाने को झरिया की खानों से कोयला प्राप्त होता है। कौन सी खान से प्राप्त हो रहा है? झरिया की खान से। कौन सी कंपनी ने लगाया? बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी ने इसे स्थापित किया। ढलवा लोहा यह तैयार करता है। लेकिन आधुनिक लोह इस्पात कारखानों का जो प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त होता है वो होता है बेटा किसको? जमशेदजी टाटा को। जमशेदजी टाटा ने लोह इस्पात कारखाना स्थापित किया था 1907 में। कब लगाया? 1907। किस नाम से स्थापित किया? टिस्को के नाम से। टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आधुनिक लोह इस्पात कारखाना स्थापित करने का श्रेय किसको प्राप्त हो रहा है? जमशेदजी टाटा को। किस नाम से लगाया है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से, अर्थात टिस्को इसको कहा जाता है। महत्वपूर्ण कारखाना है, आधुनिक कारखाना इसे कहते हैं। इसकी स्थापना की तत्पश्चात 1919 में एक कारखाना और लगाया गया बर्नपुर पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पड़ता है बर्नपुर? इस कारखाने को स्थापित किया बर्नपुर के अंतर्गत और नाम क्या रखा? इसको। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। कहाँ लगा हुआ है? बर्नपुर पश्चिमी बंगाल में। कब? 1919 के अंतर्गत इसे स्थापित किया। ये दोनों ही कारखाने यानी टिस्को और इसको एक निजी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। किसमें कार्य कर रहे थे? निजी क्षेत्र के अंतर्गत इनको लगाया गया था दोनों कारखानों को। तत्पश्चात 1923 के अंतर्गत एक कारखाना लगाया विस्को, VISCO। कहां पर? भद्रावती, कर्नाटक के अंतर्गत। कहां पर लगा हुआ है? भद्रावती, कर्नाटक। विस्को का पूरा नाम है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या नाम हुआ? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। कहां पर लगा हुआ है? भद्रावती, कर्नाटक में। 1923 में स्थापित किया गया है इसे। तत्पश्चात जो कारखाना पहली इकाई थी, ध्यान रखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लगाया गया लोह इस्पात कारखाना था प्रथम। कौन सा? विस्को। अब तक कौन से में लगे रहे थे? निजी क्षेत्र में। लेकिन विस्को 1923 में सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया गया भारत का प्रथम कारखाना है लोह इस्पात कारखाना। इसके बाद 3 इकाइयां विदेशी सहयोग से भारत के अंतर्गत स्थापित की जाती हैं। 3 लोह इस्पात कारखाने लगाए गए विदेशी सहायता से। और विदेशी सहायता से कौन कौन से लोह इस्पात कारखाने लगाए गए? नंबर 1 भिलाई। कौन सा आता है? भिलाई पड़ता है बेटा छत्तीसगढ़। किसके सहयोग से लगाए? सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से स्थापित किया गया लोह इस्पात कारखाना है। तो रूस के सहयोग से कौन सा लगा दिया? भिलाई लोह इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में। दूसरा जो विदेशी सहयोग से लगाया गया है दुर्गापुर लोह इस्पात कारखाना है। दुर्गापुर पड़ता है पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पड़ेगा? इसको स्थापित किया गया था, महत्वपूर्ण कारखाना है। किसका सहयोग लिया गया? ब्रिटेन के सहयोग से इसे स्थापित कर दिया बेटा। नंबर 3 राउरकेला। राउरकेला पड़ता है बेटा उड़ीसा में।
इस लौह इस्पात कारखाने को स्थापित किया है विदेशी सहयोग से। और किसका सहयोग लिया? जर्मनी का सहयोग। तो विदेशी सहयोग से स्थापित किए गए 3 कारखाने यदि आपसे पूछे जाते हैं तो कौन कौन से बताओगे? यानी भिलाई लौह इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में जो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पड़ता है, ब्रिटेन का सहयोग लिया गया है स्थापित करने में। राउरकेला उड़ीसा में है जो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। इनको स्थापित कर दिया। 1936 में 2 लौह इस्पात कारखाने कुल्टी और हीरापुर, कुल्टी और हीरापुर महत्वपूर्ण कारखाने हैं। दोनों कारखानों को का विलय किया गया है। और किसके साथ किया गया बेटा? ध्यान रखना, इन दोनों कारखानों का विलय हो गया टिस्को के साथ। किसके साथ विलय कर दिया? यानी समझ रहे, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के साथ 1936 में कुल्टी और हीरापुर का विलय कर दिया, यानी मिला दिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के साथ दोनों को मिला दिया जाता है। अब कितनी इकाइयां हो गई टिस्को की? ध्यान रखना, टिस्को की इकाइयां कितनी बताओगे आप? 3। कौन कौन सी? कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर। कौन सी आ जाएगी? 3 इकाइयां किसमें कार्य कर रही थी? टिस्को के साथ। टिस्को हाँ सॉरी, इसको के साथ मिलाया है। इसको के साथ इनका विलय हो जाता है। महत्वपूर्ण इकाइयां थीं। आगे बढ़ते हैं। भारत के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत होती है 1951 से, जिनके विकास के लिए एक योजना आयोग गठित किया गया था, वर्तमान में जिसको कहते हैं नीति आयोग। क्या कहा गया है? नीति आयोग। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लौह इस्पात कारखानों का विकास करने के लिए और नए इस्पात कारखाने खोले गए। और देखिए कौन कौन से कारखाने खोले जाते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। एक आता है बेटा सलेम। नंबर 1 कौन सा हुआ? सलेम पड़ता है तमिलनाडु में, 1 इकाई इसको लगा दिया। नंबर 2, एक तो कौन सा हुआ? सलेम को स्थापित किया गया है। नंबर 2 कर्नाटक के अंतर्गत स्थापित किया गया कौन सा? विजयनगर हॉस्पिटल के नाम से कारखाना लगा हुआ है कर्नाटक। इस इकाई को स्थापित कर दिया। दोनों और तीसरी इकाई जो स्थापित की गई थी वो थी विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश। तो कौन कौन से कारखाने लगाए गए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में? महत्वपूर्ण कारखानों को स्थापित कर दिया जाता है। इनके उत्पादन में वृद्धि की गई। तत्पश्चात लौह इस्पात उद्योग का विकास करने के लिए भारत सरकार ने एक स्थापना की थी जिसको कहा जाता है सेल। किसकी स्थापना कर दी बेटा? सेल की स्थापना की 1974 में। क्या है सेल? सेल कहते किसे हैं बेटा? सेल की स्थापना जो 1974 में की जाती है, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पूरा नाम क्या हुआ? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना भारत सरकार ने 1974 में की। अब यह कंपनी इस्पात उद्योग के विकास की जिम्मेदारी संभाल रही है। लौह इस्पात जो उद्योग है उसकी विकास की जिम्मेदारी किसको मिल गई? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को।
अपनी जिम्मेदारी को बखूबी संभालने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इसके साथ कई इकाइयों को जोड़ दिया। अब कौन कौन से कारखाने जुड़े हुए हैं इसके साथ? भिलाई, कौन सा कारखाना जोड़ दिया? दुर्गापुर। और कौन कौन से कारखाने जोड़ दिए? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला को जोड़ दिया, यानी इसके साथ मिला दिया, सेल के साथ। एक साथ इसके नियंत्रण में कारखाने कार्य करते हैं। और बर्नपुर को भी शामिल कर दिया। फिर किसको शामिल कर दिया? 4 कारखाने हो गए इसके साथ। कौन कौन से? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर, चारों किसके नियंत्रण में कार्य करने लगे? सेल के नियंत्रण। इनको स्थापित कर दिया जाता है। बाद में 14 जुलाई 1976 को, कब बेटा? 14 जुलाई 1976 को इसके साथ किसको मिला दिया? इसको को। किसको जोड़ दिया? इसको को। अब सेल के नियंत्रण में कितने कारखाने हो गए? 5। कितने बताओगे आप? 5। कौन कौन से? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर। 5 कारखाने इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। अब विलय कब हुआ? इसका विलय जो किया गया है महत्वपूर्ण था। 1 अप्रैल 2005 से इसे प्रभावी माना गया है। कब से बेटा? 1 अप्रैल 2005 से। पूछ लिया जाए कब से विलय को प्रभावी मान लिया? 1 अप्रैल 2005 से। 5 कारखाने इसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। सन 2014 के अनुसार भारत के अंतर्गत जो आंकड़े दिए गए हैं लौह इस्पात उत्पादन के, तो उस आधार से देखा जाए 2014 में भारत का विश्व में लौह इस्पात उत्पादन में स्थान था 4था। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान चीन का था। दूसरे स्थान पर आता है जापान। तीसरे स्थान पर आता है यूएसए। और चौथा स्थान किसका हो गया? भारत का। लेकिन 2015 में, ध्यान रखना है, 2015 में भारत का उत्पादन में स्थान हो गया तीसरा। कौन से स्थान पर आ गया? तीसरे स्थान पर आ गया भारत उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो। 14-15 में जो भारत ने उत्पादन किया है पिग आयरन। पिग आयरन का मतलब समझ रहे हैं? कच्चा लोहा। पिग आयरन समझ गए बेटा क्या है? कच्चा लोहा। 14-15 में भारत ने पिग आयरन का जो उत्पादन किया वो कितना किया है? तो भारत ने जो उत्पादन किया है वो किया है 9.694 मिलियन टन। महत्वपूर्ण उत्पादन माना जाता है। ये इसके आंकड़े हुए। अब आप आगे बात करेंगे लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण कैसे होता है, कौन कौन से कारक हैं जो लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। लौह इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है, कच्चे माल पर आधारित है। इसमें काम में लिया जाने वाला कच्चा माल भी भारी है और तैयार माल भी भारी होता है। तो सपोज करते हैं भारत के अधिकांश लौह इस्पात कारखाने कच्चे माल के स्रोतों के निकट लगाए गए, या तो कोयला खानों के निकट हैं या फिर लौह अयस्क खानों के निकट लगाए गए। वैसे तो और भी कारक होते हैं। जल विद्युत की भी आवश्यकता होती है, परवेन की भी आवश्यकता होती है। सस्ता परवेन भी प्रभावित करता है इसे। पूंजी अधिक चाहिए, कुशल और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, विशाल बाजार चाहिए। ये सभी मिलकर के इस उद्योग की स्थिति तय करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? कच्चा माल, सस्ते परवेन के साधन, पूंजी, श्रमिक और बाजार की निकटता या समीपता, ये सब मिलकर के इसको प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन भारत के अधिकांश लौह इस्पात कारखाने या तो लौह इस्पात खानों के निकट हैं
या फिर लगाए गए कोयला खानों के निकट। क्यों? 1 टन लौह इस्पात तैयार करने के लिए आपको जो चाहिए बेटा 1.5 टन क्या चाहिए? लौह अयस्क। और 1.4 टन कोयला। दो सबसे ज्यादा चाहिए। 1 टन लौह इस्पात आप बना रहे हैं, 0.3 टन चूना पत्थर और बेटा 0.1 टन चाहिए मैग्नीज और 1 टन चाहिए डोलामाइट। तब जाकर के क्या बनेगा? 1 टन लौह इस्पात। तो 1.5 टन लौह अयस्क, 1.4 टन कोयला, 0.3 टन चूना पत्थर, 0.1 टन मैग्नीज और 1 टन डोलामाइट। ये सभी जो कच्चा माल है ये भारी है। कैसा है बेटा? भारी है। दूर से लाने में परिवहन लागत अधिक आती है और यही कारण है कि लौह इस्पात कारखानों को कोयला या लौह खानों के निकट स्थापित किया गया है। बता देंगे रीजन क्यों किया गया है? क्योंकि कच्चा माल अधिक काम में आता है, जो भारी होता है, और परिवहन लागत क्या आती है? अधिक। इस परिवहन लागत को कम करने के लिए या तो कोयला खानों के निकट स्थापित करेंगे, जो आप पढ़ेंगे भी आगे। ज़्यादातर कारखाने इन्हीं क्षेत्रों में लगे हुए हैं भारत के अंतर्गत। तो भारत के जो कारखाने हैं कोयला खानों के निकट कौन कौन से लगाए गए हैं? आपसे पूछ लिया जाए कोयला खानों के निकट भारत के कौन कौन से कारखाने लगे हुए हैं लौह इस्पात के, तो उनमें आता है बर्नपुर, कुल्टी, हीरापुर और दुर्गापुर और बोकारो। 5 कारखाने हैं जो कोयला खानों के निकट हैं। उनके नाम बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर और बोकारो हुए। अब लोह खानों के निकट कौन कौन से हैं? जैसे भिलाई है, राउरकेला है, भद्रावती है, सलेम है और विजयनगर है। कौन कौन से हुए? भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सलेम। कोयला और लोह खानों के मध्य में ना तो वो कोयला खानों के निकट है और ना ही वो लोह की, उनके बीच में स्थापित किया गया है ताकि परिवहन लागत नहीं आए ज़्यादा। तो वो कौन कौन से बेटा? टाटा आयरन कारखाना है, टिस्को है। कौन सा बेटा? जो मध्य में स्थापित किया गया है और समुद्र तटीय क्षेत्र में व्यापार की सुविधा से लगाया गया कारखाना विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। कौन सा हो गया बेटा? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो भारत के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्रों में नंबर 1 हमने ले लिया बेटा। कौन सा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। कौन सा कारखाना आ गया? टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है महत्वपूर्ण उद्योग है। स्थापित कब किया गया? 1907 में। निजी क्षेत्र में स्थापित है। कौन से क्षेत्र में है? निजी क्षेत्र के अंतर्गत है। किस प्रकार से इसका विकास हुआ है बेटा? यह कारखाना भारत का 20% इस्पात का उत्पादन करता है। कितना करता है? 20% उत्पादन कर रहा है। यहाँ इस्पात के अतिरिक्त और भी लोहे की वस्तुएं बनती हैं। और क्या बनाता है? लोहे के गर्डर। क्या बनाता है बेटा? लोहे के गर्डर यहाँ बनाए जाते हैं। रेल का सामान यहाँ बनाया जाता है। कांटेदार तार भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। आराम से लिख देंगे, लोहे के गर्डर, कांटेदार तार और रेल का सामान। 3 चरणों में टिस्को का विकास किया गया। एक चरण में नहीं हुआ है, 3 चरणों में हुआ है।
अब 3 चरणों में जाकर के इसे कंप्लीट किया गया है और कुल लागत रखी गई 2400 करोड़ रुपए। कितने बेटा? 2400 करोड़ रुपया। उत्पादन क्षमता की बात करते हैं, 30 लाख टन तो कच्चा इस्पात उत्पादन करेगा ये। कितना इस्पात है? 30 लाख टन। और बेटा 27 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन करता है। कितना? अब इसकी स्थिति कहां पर है, लगा कहां पर है ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का कारखाना? इस कारखाने को मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर स्थापित किया गया, उसके पास में है। कौन से रेल मार्ग पर? मुंबई कोलकाता रेल मार्ग के निकट है। परिवहन की सुविधा मिल गई इसे, रेल परिवहन की, कि नहीं मिली? सस्ता है रेल परिवहन, तो मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर हो गया। आसानी से कच्चे लोहा और कोयले का क्या कर लिया जाता है? आयात, परिवहन हो जाता है। अब जल कौन सी नदी से मिलेगा? इसे जो जल प्राप्त होता है, 2 नदियां हैं, एक का नाम है स्वर्णरेखा और दूसरी का नाम है खारकोई। खारकोई और स्वर्णरेखा से जल प्राप्त कर लेता है। लोह अयस्क जो इसे प्राप्त होता है बादाम पहाड़ और नोआ मंडी से मिलता है। किससे मिल रहा है? बादाम पहाड़ और नोआ मंडी से प्राप्त करता है। और कोयले की बात करें, झरिया रानीगंज की जो खाने हैं, झरिया रानीगंज से इसे कोयला प्राप्त हो जाता है। तो ज्यादा दूरी से परिवहन नहीं करना पड़ता, मध्य में स्थिति है इसकी। पत्तन की सुविधा प्राप्त है, मात्र इस कारखाने से 2 से 40 किलोमीटर दूरी पर पत्तन है। कौन सा? कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल का है। सस्ते जल परिवहन की सुविधा मिल रही है, इससे मशीनों का आयात हो जाता है और इस्पात के निर्यात की सुविधा भी प्राप्त हो जाती है। ये तो हो गया आपका टिस्को। दूसरे की बात करते हैं, भारतीय लोहा और इस्पात कारखाना है इसको, यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। कैसे लिख रहा है इसमें? इसको की बात करते हैं, इसके नियंत्रण में कितनी इकाइयां बता रहा था मैं अभी आपको? 5। सेल के साथ क्या कर दिया इसका? विलय। किसके साथ विलय कर दिया? सेल के साथ। 1874 में इसे स्थापित किया गया बर्नपुर पश्चिमी बंगाल में। कहां पर स्थापित कर दिया? 2 इकाइयां इसमें शामिल करनी 1874 में पश्चिम बंगाल के अंतर्गत बर्नपुर में। इकाइयां हो गई कितनी? 3। अब 3 इकाइयां कौन कौन सी हैं? बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी, यानी तीनों कारखाने एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं इसको के साथ। कौन कौन से? बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी। तीनों में अलग अलग तरीके से काम होता है, एक काम अलग अलग काम करते हैं तीनों। कैसे कर रहे हैं बेटा तीनों अलग अलग काम? तो ध्यान दें, सबसे पहले हम बात करते हैं कुल्टी की। कौन सा है बेटा? कुल्टी एक नदी पर लगाया गया कारखाना है, जिस नदी का नाम है बाराकर। कौन सी नदी पर है? बाराकर नदी पर लगा दिया इसे। महत्वपूर्ण कारखाना कोलकाता से कितनी दूरी पर है? 215 किलोमीटर की दूरी पर। हीरापुर आसनसोल से पड़ता है 6 किलोमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर? और कुल्टी कितनी दूर पड़ता है इससे? 11 किलोमीटर दूर। तो नजदीक नजदीक इकाइयां हो गई। हीरापुर तो बेटा पिग आयरन तैयार करता है। हीरापुर लोह इस्पात कारखाना क्या बना रहा है? पिग आयरन, कच्चा लोहा।
आगे बढ़ते हैं। कुल्टी में जाकर के क्या बनता है? इस्पात। हीरापुर ने पिग आयरन बना दिया, कुल्टी में क्या बन गया? इस्पात तैयार कर दिया जाता है। अब इस इस्पात को कहाँ है बेटा? रोलिंग मिल के द्वारा उपयोग योग्य बना दिया जाता है। और रोलिंग मिल इसे उपयोग योग्य बना देती है और फिर इसे कौन से कारखाने में बेच देते हैं? बर्नपुर में। कहाँ बेच दिया? और बर्नपुर में लोहे की वस्तुएं बनती हैं। इससे क्या बनते हैं बेटा? पाइप, रेलवे स्लीपर, एंगल, पत्ती के तार, ऐसी चीज इससे बनाई जाती है। तीनों एक साथ कार्य करती हैं। बाद में इन सभी को किसके साथ जोड़ दिया? सेल के साथ। किसके साथ जोड़ दिया? इनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता है बेटा 10 लाख टन। कितनी है? 10 लाख टन लोह इस्पात का उत्पादन कर रहा है। लेकिन वर्तमान में इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके कर दिया गया 23 लाख टन। कितना कर दिया? 23 लाख टन। दामोदर घाटी, ये तीनों जो लोह इस्पात कारखाने हैं कौन कौन से बताए थे मैंने? कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर दामोदर घाटी में है। और दामोदर घाटी के अंतर्गत विशाल कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। बहुत अधिक मात्रा में कोयला मिलता है। तो बेटा कोयला कहाँ से प्राप्त हुआ तीनों के लिए? दामोदर घाटी से। कहाँ से मिलेगा? दामोदर घाटी से। दामोदर घाटी से कोयला मिलता है, जिसमें महत्वपूर्ण खाने हैं झरिया, रानीगंज और रामगढ़। कौन कौन सी खाने हो गई? झरिया, रानीगंज और रामगढ़। तीनों खानों से कोयला प्राप्त करते हैं। रेल मार्ग की सुविधा है। एक रेल मार्ग जिसका नाम है कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग। आसनसोल भी पश्चिम बंगाल में है और कोलकाता भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सुविधा मिल रही है। सिंहभूमि जिला है जो झारखंड का है, वहां से इसे लोहेस्क मिलता है। और अधिक मात्रा में जल प्राप्त हो जाता है दामोदर नदी घाटी से। किससे मिलता है बेटा? दामोदर नदी घाटी से। और दामोदर की सहायक नदी जो पूछ लेता है यदि कोई, ध्यान रखना, बराकर नदी है। प्रमुख सहायक नदी की जब बात करते हैं, कौन सी है? बराकर। करीबन है।